वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कोरोना से बचने का मंत्र। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। कोरोना बीमारी की वजह से जान गंवाने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह आज भावुक हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अधिकारियों और डॉक्टरों से बातचीत कर पूरे देश को संदेश दिया। आपके तप से और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान वाराणसी के डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए गए काम की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को काशी से प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज महामारी ब्लैक फंगस के बारे में लोगों को चेताया। उन्होंने कहा कि जिस सावधानी ने आज तक बचाया है वही आगे भी बचाएगी। ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मोदी के अलावा देश के दो बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहान और रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है, कोरोना के इलाज में बेवजह स्टेरॉइड लेने से बढ़ता है ब्लैक फंगस का खतरा। जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड यूज किए गए और वो डायबिटिक थे, उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. वैसे तो ब्लैक फंगस के मामले देश भर में महामारी की तरह बेकाबू लहर की तरह नहीं फैले हैं, लेकिन फिर भी इस बीमारी से मौत की आशंका ज्यादा होती है। इसलिए इस बीमारी से बचाव बहुत जरूरी है। देश के आधा दर्जन राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। कल पंजाब तो आज यूपी की योगी सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी की कैटेगरी में डाल दिया है। ब्लैक फंगस का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद योगी सरकार ने यूपी में इसे महामारी घोषित कर दिया है। ब्लैक फंगस बीमारी को पहचानने के लिए परसों यूपी के डॉक्टरों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई थी। यूपी से पहले पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया था। ब्लैक फंगस कोरोना मरीजों के साथ डायबिटीज से ग्रसित लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। कई राज्यों में ऐसे मामले आ चुके हैं, लिहाजा सरकारें इस बीमारी को लेकर सतर्क हो गई हैं। सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा की कमी जल्द पूरा करने का दावा किया है। देश की मौजूदा 6 कंपनियों के अलावा 5 और कंपनियों को इसके उत्पादन करने की अनुमति मिली है। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस बीमारी जो नई महामारी बनकर सामने आ रही है, आखिर वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। ब्लैक फंगस को डॉक्टर वैज्ञानिक भाषा में म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन पर ये फंगस जल्दी अटैक करता है। ब्लैक फंगस का संक्रमण आंख और जबड़े पर असर डालता है। फंगस की वजह से सड़न पैदा हो जाती है, जिसे हटाने के लिए सर्जरी के जरिए आंख और जबड़ा निकालना पड़ता है। इसके शिकार वो लोग ज्यादा हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। डायबिटीज के मरीजों में इसका संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है।
कोरोना पीड़ितों में भी ब्लैक फंगस के केस ज्यादा देखने को मिले क्योंकि स्टेरॉइड जैसी दवाओं से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और ब्लैक फंगस का जोर चल जाता है। हालांकि सावधानी और सही समय पर इलाज मिलने से जान बच सकती है। जिस टूलकिट पर मचा है बवाल, उस टूलकिट कांड में नया मोड़। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को बता दिया मैनिपुलेटेड। 3 दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि पीएम की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने टूलकिट तैयार की है। संबित पात्रा ने बकायदा उस कथित टूलकिट को ट्विटर पर शेयर किया था। अब ट्विटर ने उस टूलकिट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया है। मतलब ये कि जो टूलकिट है उसे तैयार करने में हेराफेरी की गई है। कांग्रेस ने ट्विटर से ट्वीट को लेकर शिकायत भी की थी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संबित पात्रा देश से माफी मांगे। खुद ही अंदाजा लगा दीजिए यदि ट्विटर खुद मान रहा है। मैं समझता हूँ ट्विटर का तो अपना एक बहुत बड़ा रिसर्च है, उनका एक प्लेटफॉर्म है। यदि वो खुद बोल रहे हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कथित टूलकिट को लगातार खारिज कर रही है। छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ उसने एफआईआर भी दर्ज कराई है। मुंबई के नजदीक अरब सागर में बार्ज जहाज हादसे में आपराधिक मामला दर्ज। मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में बार्ज P305 के हादसे में कैप्टन सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ताउते तूफान की चपेट में आ गया था बार्ज, जिस पर सवार थे 261 कर्मचारी। मुंबई के समंदर में लगातार 5 दिनों से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को ताउते तूफान की चपेट में बार्ज P305 नाम का एक जहाज आ गया था, जिस पर 261 लोग सवार थे। अब इस मामले में बार्ज के इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान शेख की शिकायत पर जहाज के कप्तान राकेश वल्लभ और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी राकेश ने बार्ज पर मौजूद कर्मचारियों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया और फिर ताउते तूफान की चपेट में आकर 50 से ज्यादा कर्मचारी जान गंवा बैठे। समय से राहत नहीं पहुंचती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। इस हादसे को लेकर राजनीति भी हो रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस हादसे के जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है, तो वहीं विपक्ष पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मुंबई के समंदर में हुए बार्ज हादसे का जिम्मेदार कौन? 45 से ज्यादा लोगों की हुई मौत के लिए अब तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुंबई के समंदर में सोमवार को चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आया बार्ज 305। जहाज पर सवार ओएनजीसी के कर्मचारी इसमें फंसे थे। सवाल यह है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी जहाज समुद्र में क्यों था? कर्मचारियों की जिंदगी की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन्होंने लापरवाही बरती। उन लोगों को जान लीजिए। P305 का कप्तान, जिस पर आरोप है कि उसने मजदूरों को आखिरी समय तक झांसे में रखा। दूसरी जिम्मेदारी बनती है डर्मस इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी की, जिसका ये बार्ज है। तीसरी जिम्मेदारी एफकॉन कंपनी की है, जिसने ओएनजीसी के लिए इन श्रमिकों को सप्लाई करने का काम किया। और चौथी जिम्मेदारी ओएनजीसी की है, जिसके तेल के कुएं की हिफाजत के लिए सैकड़ों लोग लगे हुए थे। लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय अब आरोपों का टोपी ट्रांसफर किया जा रहा है। एफकॉन ने अपने बचाव में एक बयान जारी कर कहा है कि बार्ज की सुरक्षा की जिम्मेदारी या तो कप्तान की होती है या बार्ज मालिक की होती है। वो इस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है। अरब सागर में P305 बार्ज डूबने के मामले में येलो गेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया है। कप्तान को जिम्मेदार बताया है और कप्तान सहित कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये जो P305 बार्ज था, ये डर्मस्ट इंटरप्राइजेस कंपनी का था। हम उस कंपनी की पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर इसका दफ्तर है। ये है ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड। इसी कंपनी के अंतर्गत डर्मस्ट इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी चलती थी, जो नाइक परिवार चलाता था। और इसी कंपनी का बार्ज था P305 यानी पापा 305। यही बार्ज जो चक्रवाती तूफान ताउते का शिकार हो गया और इसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर बनाई। यहाँ तीसरी मंजिल पर भी इस कंपनी का एक दफ्तर है, यहाँ से भी कामकाज किया जाता था। ताउते तूफान की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे निकले महाराष्ट्र के दौरे पर। रत्नागिरी एयरपोर्ट पर ही की अधिकारियों से मीटिंग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सुबह सुबह ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रत्नागिरी पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही अफसरों के साथ मीटिंग की और नुकसान की जानकारी ली।
महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में ताउते तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचनामा खत्म होने के बाद मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। राज्य को केंद्र से मदद के सवाल पर उद्धव ने कहा कि उन्हें विश्वास है प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की मदद जरूर करेंगे। पीएम ने परसों गुजरात का दौरा किया था और 1000 करोड़ का पैकेज दिया था। रत्नागिरी से सीएम सिंधुदुर्ग गए और उद्धव ठाकरे ने 4 घंटों में अपने 2 जिलों का दौरा खत्म किया। अब लोगों को मुआवजे के मरहम का इंतजार है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को खरी खरी सुनाने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट हो गया लॉक। सुशील मोदी ने इसकी की थी शिकायत। आज के बाद से मेरा या मेरी बहनों का नाम लिया ना ये लीचड़ सुशील मोदी तो मुंह थूर देंगे आकर। भाग यहाँ से राजस्थानी मेढक। सुशील मोदी थित्थर है, सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। ट्विटर पर ऐसे ही बयानों की वजह से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट अब लॉक हो गया है। सुशील मोदी की शिकायत के बाद ट्विटर ने एक्शन लिया। गौरतलब है कि पटना में तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर कोविड सेंटर खोला है, जिसको लेकर सुशील मोदी ने तेजस्वी और उनकी डॉक्टर बहनों पर सवाल उठाए थे और तभी गुस्से में रोहिणी ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी थी। अब तक तेजस्वी यादव और सुशील मोदी के बीच में जुबानी जंग छिड़ी रहती थी, लेकिन रोहिणी आचार्य की सियासी एंट्री ने राजनीति का पारा और चढ़ा दिया। मास्क नहीं पहनने पर महिला के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। पिटाई का ये वायरल हो रहा वीडियो मध्य प्रदेश के सागर का है। मास्क नहीं लगाने पर पुलिस वालों ने मां बेटी के साथ मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और महिला पुलिसकर्मी मां बेटी से मारपीट कर रही हैं। कुछ पुलिस वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। घटना सोमवार की है। वीडियो वायरल होने के बाद सागर के एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई एसएन तिवारी और महिला कांस्टेबल अर्चना डीमा को सस्पेंड कर दिया है। 2 कर्मचारियों, एक महिला रक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक, उनको निलंबित करके जो है रक्षक केंद्र में पदस्थ किया गया है। उसके बाद उसमें एक जांच आदेशित की गई है और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस वालों ने महिला और उसकी बेटी के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर सोमवार को जेल भेज दिया था। हालांकि बाद में एसपी ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। उधर मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। खान चाचा रेस्टोरेंट वाले नवनीत कालरा के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच तेज की। दिल्ली की खान मार्केट में ये प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ टीम ने कई जगह छापेमारी की है। इस ठिकाने समेत कई और जगह से नवनीत कालरा से जुड़े केसों में 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए थे। एक बड़ी खेप विदेश से मंगाकर यहाँ महंगे दामों में बेची गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। आरोपी नवनीत कालरा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और वो फिलहाल पुलिस की रिमांड में इस केस से जुड़े पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर में जो इंडियन वेरिएंट है कोरोना का, वो जम्मू में काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद यहाँ सतर्कता बढ़ाई गई है। लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले और इस महामारी से मारे जा रहे लोगों की संख्या प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में महामारी लगातार फैल रही है और न केवल शहर में बल्कि गांव में भी यह महामारी तेजी से पांव पसार रही है, जिसके खिलाफ अब पुलिस और प्रशासन ने एक व्यापक अभियान छेड़ा है। जम्मू प्रशासन ने एक सर्वे भी कराया है, जिस सर्वे में ये बात सामने आई है कि जम्मू में जो गांव हैं, गांव के लोग जल्दी अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और जो गांव से जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो काफ़ी देरी से पहुंच रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में डेथ्स का जो परसेंटेज है काफ़ी हाई रहा है। उसका एक कारण ये देखा गया है कि जो लोगों की जो रिपोर्टिंग है हॉस्पिटल्स में काफ़ी लेट हो रही है। तकरीबन 30 to 40% जो डेथ्स हमने देखने को मिली हैं पिछले कुछ दिनों में,
उसमें लोग लेस देन 48 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है, विच मीन्स लोगों के जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी लेट हो रही है अस्पतालों में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में कांग्रेस पार्टी सहायता अभियान चला रही है। चूंकि महामारी का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का फोकस है महामारी के बीच उन लोगों की मदद करना, उन लोगों तक मदद पहुंचाना जो कोरोना से पीड़ित हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर राहत सामग्री, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या फिर भाप लेने की मशीन हो, मास्क हो, दवाइयाँ हो, राशन किट हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जो कि वितरित की जानी है, बांटी जानी है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ आप लोग प्रचार अभियान के लिए करते हैं और मदद करते ही इसीलिए ताकि सोशल मीडिया पे आप लोग अपना प्रचार कर सकें और टूल किट विवाद जो है सारा हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो टूल किट का नया विवाद लेकर के इस विषय से भटकाना चाह रहे हैं तो माफ़ करिएगा, हमारा टूल किट हमारे हाथ में है और ये हमारा इतिहास है, हम लोगों की सेवा करते हैं। महामारी के बीच खुद राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस वक्त में तमाम राजनीति छोड़ दें, लोगों की मदद करें। पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। रात के समय रूटीन प्रैक्टिस के वक्त हुआ हादसा, पायलट की मौत। रात के अंधेरे में धू-धू कर चलता ये है वायुसेना का MiG-21 विमान। कल रात पंजाब के मोगा में ये हादसा हुआ जिसमें विमान के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई। विमान ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरवेज से उड़ान भरी थी। प्लेन प्रैक्टिस के बाद वापस जा रहा था। उसी दौरान पंजाब के लंगियाना गांव के पास खेत में प्लेन गिरा। कई घंटों की खोज के बाद पायलट का शव भी हादसे की जगह से 2 किलोमीटर दूर खेत में पड़ा मिला। घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। वायुसेना ने हादसे के बाद ट्वीट करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कही है। MiG-21 के क्रैश होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल MiG-21 के 3 हादसे हो चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम की मार के बीच फंसे लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज बारिश के बाद पहाड़ी रास्तों पर चल रहा है सैलाब का दौर। नीचे पानी की गरजती लहरें हैं और ऊपर रस्सी पर जिंदगी की डोर को बचाया जा रहा है। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के लामबगड़ की और जिन लोगों को बचाया जा रहा है वो जैन मुनि हैं। लामबगड़ में 2 दिन से तेज बारिश के बाद जैसे आफत आ गई। पहाड़ों पर जगह जगह नदी नाले उफान पर आ गए। उन्हीं रास्तों में जैन मुनि फंसे थे। इससे पहले कल उत्तराखंड के टिहरी चमोली गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह हादसे और लैंडस्लाइड हुआ था। ताउते तूफान की वजह से कई राज्यों में तबाही होकर गुजरी है। अब उत्तराखंड में मौसम की मार ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। यूपी में हुई बेमौसम बारिश की वजह से कई जिलों में सरकारी गोदाम में अनाज की बोरियां भीग गई हैं। अनाज की इस बर्बादी पर अब सवाल उठने लगे हैं। बेमौसम बारिश हुई और यूपी के शामली में सरकारी बोरियों में रखा ये गेहूं बर्बाद हो गया। यूपी के फतेहपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहाँ किसानों से लिया गेहूं खुले में रखा हुआ था और बारिश की भेंट चढ़ गया। अमरोहा में भी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 1500 क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया। इटावा और अलीगढ़ से भी बेमौसम बरसात में अनाज के बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आई। माना कि ये बारिश बेमौसम थी, लेकिन क्या प्रशासन को पहले से इंतजाम करके नहीं रखने थे? क्योंकि अनाज की जो बर्बादी है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले में चार्जशीट दायर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुआ था बवाल। दिल्ली हिंसा की इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, उस दिन लाल किला सहित दिल्ली के कई इलाकों में बवाल हुआ था। उस बवाल में सैकड़ों पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 17 मई को चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दीप सिद्धू पर हिंसा करने वालों को उकसाने का आरोप है। दीप का साथी और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर लखा इस मामले में अब तक फरार है। पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 6 महीनों से धरना दे रहे हैं। इसी महीने की 26 तारीख को 6 महीने पूरे होने के मौके पर काला दिवस मनाने का ऐलान भी किया गया है। गोवा के चर्चित यौन शोषण केस में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल हुए बरी। 7.5 साल पहले तरुण तेजपाल की एक जूनियर सहकर्मी ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप।
तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। गोवा सेशंस कोर्ट ने 7.5 साल बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर तहलका मैगजीन की एक महिला कर्मचारी ने गोवा के ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। Great victory for everybody, especially to the advocate Rajiv Gomes, his associates, and Tarun Tejpal also. And it is basically exclusively because of the hard work and the efforts and my advocate, senior advocate Rajiv Gomes. साल 2013 में तरुण तेजपाल के साथ तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक जूनियर सहकर्मी ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यह मामला पिछले 7 साल से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट से बरी होने के बाद गोवा सरकार ने कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। भवानीपुर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मौजूदा विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने दिया इस्तीफा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से उपचुनाव में उतर सकती है। ममता बनर्जी अभी विधायक नहीं है और किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होता है। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से इस बार चुनाव लड़ी थी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार गई थी। खबर यह है कि ममता के लिए ही भवानीपुर के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा दिया है। ममता बनर्जी इससे पहले भी 2 बार भवानीपुर से ही विधायक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो नंदीग्राम से लड़ने गई और हार गई। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रहा मिनी युद्ध थम गया है। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। पिछले करीब 10 दिनों से इसी तरह इजराइल और हमास के बीच रॉकेट पर रॉकेट दागे जा रहे थे। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई। इजराइल और हमास दोनों ने जंग रोकने का ऐलान किया है। इजराइल की सरकार ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। हालांकि देखिए ये तस्वीर। इस सीज फायर को फिलिस्तीनी संगठन अपनी जीत बता रहा है। गाजा की सड़कों पर रात से ही ऐसे जश्न शुरू हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों चली लड़ाई में 250 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। इनमें 60 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। इस लड़ाई को रुकवाने के लिए अमेरिका समेत कई मुल्कों को खासी मशक्कत करनी पड़ी।